वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज से आपके जीके रिवीजन की पार्ट आना स्टार्ट होंगे। रेस्ट रही बात आपकी पार्ट टॉप 50 क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स, वो वीडियो एक्चुअली अभी अपलोड नहीं हो रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वीडियो मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो ये आपको कल मिल जाएगा। आज वाले वीडियो में जो टॉपिक्स आपके रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर प्लस करंट अफेयर्स, टोटल मिक्सचर है, जैसे कि आपके एग्जाम में जीके में पूछा जाता है। तो ये टोटल मिक्सचर है जो कि आज आपको इस वीडियो में, इस सीरीज में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आज पार्ट 1, कल पार्ट 2, पार्ट 3, तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक ये पार्ट आते रहेंगे, तो आपको रिवीजन के लिए एक अच्छा टाइम मिल जाएगा, लास्ट मोमेंट वाला रश नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ द बैम्बू फ्लूट? इनमें से कौन सा फेमस प्लेयर है फॉर द इंस्ट्रूमेंट बैम्बू फ्लूट? ऑप्शन MS सुब्बुलक्ष्मी, रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया, बिस्मिल्लाह खान। तो यहाँ पे दो नाम तो बहुत फेमस है, एक है पंडित रविशंकर और दूसरे हैं बिस्मिल्लाह खान। तो अगर किसी को याद है तो पंडित रविशंकर इज़ अ फेमस प्लेयर फॉर द इंस्ट्रूमेंट सितार, और बिस्मिल्लाह खान कौन से इंस्ट्रूमेंट के फेमस प्लेयर हैं? शहनाई के। अब MS सुब्बुलक्ष्मी ये आपकी कर्नाटिक वोकलिस्ट हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका बचा फॉर द फेमस प्लेयर ऑफ बैम्बू फ्लूट? इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, हरिप्रसाद चौरसिया. Hariprasad Chaurasia is known in the world, is known as the renowned exponent of the bamboo flute. नेक्स्ट, व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हमारे पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज सम ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट्स इन अ कंट्री, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये जो नेट इन्वेस्टमेंट है ये आपकी कैलकुलेट की जाती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन से, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, India won the ICC Men Cricket World Cup for the first time in which of the following years? इनमें से कौन से ईयर में इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था? 1996, 1992, 1987, 1983। तो इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था इन द ईयर 1983। कहाँ पे? लंदन में। Next, Kathakali is one of the classical dances of India, is predominantly performed in which of the following states of India? कथकली आपका बहुत ही फेमस क्लासिकल डांस है और ये इंडिया के कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शन, आसाम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, केरल। तो कथकली जो है ये आपका केरल में परफॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आसाम के क्लासिकल डांस का क्या नाम है? आसाम के क्लासिकल डांस का नाम है सत्रिया। नेक्स्ट चलते हैं मणिपुर। मणिपुर के क्लासिकल डांस का क्या नाम है? मणिपुरी। ये तो बहुत इजी, मणिपुर, मणिपुरी। और यूपी के क्लासिकल डांस का क्या नाम है? कथक। और केरला के कथकली। तो ये हमने ऑप्शन जल्दी से रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है ये, इसमें ऑप्शंस नहीं है, इसमें इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं और उनके फाउंडर्स दिए हुए हैं। जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फाउंडर कौन है, संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस का फाउंडर कौन है, फोर्ट विलियम कॉलेज का फाउंडर कौन है, कैलकाटा मद्रासा का फाउंडर कौन है। आप 1 सेकंड का टाइम लीजिए, आप देखिए, फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर हैं सर विलियम जोन्स। संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस के फाउंडर हैं जोनाथन डंकन, ऑप्शन नंबर 3। सॉरी, फोर्ट विलियम कॉलेज के फाउंडर है लॉर्ड वेलेस्ले, और कैलकाटा मद्रासा के फाउंडर है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये उल्टा ही इधर से आ गया, 4, 3, 2, 1। तो ये प्लीज़ याद रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर कौन है? संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस के फाउंडर, फोर्ट विलियम कॉलेज के फाउंडर लॉर्ड वेलेस्ली, और कैलकाटा मद्रासा के फाउंडर वॉरेन हेस्टिंग्स। Next, identify the oldest iron and steel company of India from the following options. Oldest iron and steel company of India कौन सी है इन ऑप्शंस में से? ऑप्शन, टिस्को, विश्वेश्वराय आयरन एंड स्टील वर्क्स, इसको, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। तो ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी इंडिया की जो है वो है ऑप्शन नंबर 1, टिस्को। टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और इसको जो है IISCO, ये है इंडियन
आयरन फुल फॉर्म से पूछ लेता है ना कभी कभी जीके में, तो ये आपको पता होने चाहिए। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। Next question. The magnificent Kailasha temple at Ellora was built during the reign of which Rashtrakuta king? जो कैलाशा टेम्पल है आपके एलोरा केव्स में, वो किस किंग के टाइम बनाए गए थे? ऑप्शंस कृष्णा 1, इंद्र 3, गोविंदा 3, अमोघ वर्षा। तो ये जो आपका कैलाशा टेम्पल है जो एलोरा में, ये बनाया गया था कृष्णा 1 के थ्रू। इसका करेक्ट आंसर है कृष्णा 1। रेस्ट आपके ये सारे रूलर्स आपके राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज द हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? पंजाब, सिक्किम, लक्षद्वीप, लद्दाख। तो ये हेमिस फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट होता है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है एशिया का? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है नैनी लेक, सेकंड ऑप्शन है भोपाल लेक, थर्ड ऑप्शन है डल लेक, फोर्थ ऑप्शन है चिलिका लेक। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन उसने पूछा है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एशिया, तो हमें वर्ड्स ध्यान रखने, क्योंकि कई बार फ्लो में क्या होता है, हम वर्ड्स पढ़ते चले जाते हैं और वहीं पे हमसे गलती हो जाती है सेकेंड्स में। तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एशिया है आपकी ऑप्शन नंबर बी, जो कि है भोपाल लेक। डल लेक कहाँ पे है? डल लेक जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये कैसी लेक है आपको पता होना चाहिए, ये फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, चिलिका लेक क्या है? चिलिका लेक है लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। ब्रैकिश वाटर लेक जिसमें सॉल्ट वाटर होता है और फ्रेश वाटर होता है ना। तो चिलिका लेक लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, और कौन से स्टेट में है? ये उड़ीसा में है, ये भी पता होना चाहिए आपको। और नैनी लेक, नैनी लेक कहाँ है? किडनी शेप्ड आई शेप लेक है, जो कि आपके नैनीताल उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, इन 2002 जाकिर हुसैन बिकम द यंगेस्ट percussionist to be honored with which award? इन 2002 जाकिर हुसैन को कौन सा अवार्ड मिला था? ऑप्शन संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, पद्म भूषण, नेशनल हेरिटेज फेलोशिप। तो 2002 में जाकिर हुसैन को जो अवार्ड मिला था वो था आपका पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर सी। तो ज़रूरी नहीं है कि करंट अफेयर्स वो हमसे लास्ट ईयर का पूछ ले, करंट अफेयर्स किसी भी टाइम का आ सकता है अगर वो पर्सन या वो चीज़ न्यूज़ में रही होगी तो इसीलिए कोशिश की जा रही है कि करंट अफेयर्स आपको इस सीरीज़ में पिछले 2 साल तो हम टच ही कर लें आसपास। नेक्स्ट, माइक्रोब्स लाइक राइजोबियम, नाइट्रोजोमोनस एंड नाइट्रोबैक्टर आर यूज्ड फॉर। ये माइक्रोब्स कौन से प्रोसेस के लिए यूज होते हैं? नाइट्रोजन साइक्लिंग, कार्बन साइक्लिंग, वाटर साइक्लिंग, सल्फर साइक्लिंग। तो ये यूज होते हैं आपके नाइट्रोजन साइक्लिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड द सोल्जर्स एट मेरठ स्टार्ट देयर जर्नी टू दिल्ली? जो सिपॉय म्यूटिनी थी 1857 में, ये ईयर भी याद रख लेना, जो सिपॉय म्यूटिनी थी 1857 में, उसमें कौन सी डेट में सोल्जर्स ने मेरठ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी दिल्ली के लिए? ऑप्शंस हैं 10th मई, 19th अप्रैल, 2 जून, 29 मार्च। तो ये आपकी 10th मई को स्टार्ट करी थी। Next, who among the following was elected as the Sherpa for India's G20 hosted in 2022-23 2022 to 23 में जो आपका G20 होस्ट हुआ था, किस कंट्री ने होस्ट किया था? इंडिया ने। देखो, G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है, सिर्फ जो कंट्री होस्ट करती है वो कंट्री जानी जाती है। ठीक है, तो G20 किसने होस्ट किया 2022 में? आपका इंडिया ने होस्ट किया था। और इसका शेरपा कौन था? ऑप्शन पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, शक्तिकांता दास, अमिताभ कंत। तो जो शेरपा थे आपके G20 के वो थे मिस्टर अमिताभ कंत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पूर्वांचल हिमालयाज डज नॉट कंप्राइज ऑफ। ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन नागा हिल्स, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, पीर पंजल रेंज, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। तो पूर्वांचल हिमालयाज जो है आपके, ये आपके कंप्राइज करते हैं पीर पंजल रेंज को। कौन सी रेंज को? पीर पंजल रेंज को। नागा हिल्स कौन सी रेंजेस कंप्राइज करते हैं? नागा रेंज आपके पूर्वांचल रेंजेस कंप्राइज करते हैं।
सॉरी, पूर्वांचल हिमालयाज डज नॉट कंप्राइज, हाँ ये कंप्राइज नहीं करते हैं पीर पंजल रेंज को। नागा हिमालयाज आपके पूर्वांचल रेंज को कंप्राइज करते हैं। मणिपुर हिल्स आपकी सेम पूर्वांचल रेंज को कंप्राइज करती हैं। जो मीज़ो हिल्स हैं आपकी, ये आपकी पतकई, अराकन, योरना माउंटेन को कंप्राइज करती हैं। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड इंडिया मेक इट्स ओलंपिक डेब्यू इन हॉकी? कौन से ईयर में इंडिया ने ओलंपिक डेब्यू किया था हॉकी में? 1936, 1932, 1924, 1928। तो ये ईयर था आपका 1928, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, डायरेक्ट आर्टिकल ना पूछ के वो आपको एक स्टेटमेंट दे देगा और फिर उसमें पूछेगा कि आर्टिकल कौन सा है। जैसे अ स्टूडेंट ऑन हिज स्कूल असाइनमेंट इज टेकिंग अ सेशन ऑन हाउ टू मेक कंपोस्ट एट होम फॉर यूजिंग इट एट अ पार्क, विच फंडामेंटल ड्यूटी इज ही परफॉर्मिंग। ठीक है, कि आपको पार्क में जस्ट अ सेकेंड, एक बच्चा है, वो अपने स्कूल असाइनमेंट में सेशन ले रहा है कि कंपोस्ट एट होम कैसे बनाना है ताकि वो पार्क में उसको यूज़ कर सके। Options: to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, to safeguard public property and to abjure violence, to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry, to protect and improve the natural environment। अब यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो हमें क्लियर है कि ये बच्चा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। टू प्रोटेक्ट, क्या हो गया, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब ये कौन से आर्टिकल में आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी में मेंशन है। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in August 2022, the Ministry of Social Justice and Empowerment launched the Dash scheme with an aim to provide comprehensive rehabilitation services to people engaged in begging in 75 municipalities। ये कौन सी स्कीम थी जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अगस्त 2022 में लॉन्च करी थी उन लोगों के लिए जो लोग भीख मांगते थे? 75 म्यूनिसिपैलिटीज़ में ये स्कीम इंट्रोड्यूस लॉन्च की गई थी। स्कीम का नाम था, क्या था? ऑप्शंस: ट्विंकल 75, बीम 75, स्माइल 75 और राइज 75। तो ये स्कीम थी आपकी स्माइल 75, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच इज़ द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन to ensure access to financial services, namely a basic savings and deposits accounts, remittance, credit, insurance, pension in an affordable manner। कौन सा नेशनल मिशन था जिसने इंश्योर किया था कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, बेसिक सेविंग्स हो गई, डिपॉजिट सेविंग्स हो गई, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, वो एक अफोर्डेबल मैनर में होना चाहिए। ऑप्शंस: दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये था आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वॉज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धना? कौन सा प्ले हर्षवर्धना ने नहीं लिखा था? विक्रम और वसीयम, रत्नावली, नागानंदा, प्रियदर्शिका। तो ये जो फर्स्ट वाला प्ले है ये आपका हर्षवर्धना ने नहीं लिखा था, बाकी ये तीनों प्ले आपके हर्षवर्धना ने ही लिखे हैं। ये प्ले आपका कालिदासा ने लिखा था। Next, the organisms that do not have a defined nucleus or organelles are classified into dash kingdom। Option: fungi, protista, monera, plantae। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका एक डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स नहीं होता है, ये आपके होते हैं मोनेरा किंगडम में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, which article of the Constitution of India provides that there shall be a Vice President of India? कौन सा आर्टिकल मेंशन करता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना ही चाहिए? ऑप्शन: आर्टिकल 61, आर्टिकल 63, आर्टिकल 65, आर्टिकल 62। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना ही चाहिए, ये आपका आर्टिकल 63 में मेंशन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, अ जैवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट इज इन डैश मोशन। फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। जो जैवलिन थ्रो होता है, जब एथलीट एक जैवलिन थ्रो करता है तो वो कौन से मोशन में होता है? ऑसिलेटरी, पीरियोडिक, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर। तो जैवलिन थ्रो जो है ये होता है आपका
कर्वीलिनियर मोशन में, ऑप्शन नंबर 4। Next, the Green Revolution technology resulted in an increase in production of cereal production from 72.4 million tons in 1965 to 66 to dash million tons in 1978 to 79. ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी का रिजल्ट इस टाइम से इस टाइम तक इतना आया है। तो अगर 1965 टू 66 में 72.4 मिलियन था, 1978 टू 79 में कितना था? ऑप्शन 150.8, 165.9, 131.9, 141.2। तो ये था आपका 131.9, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2S2O7। ऐसे क्वेश्चंस भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S जो है वो है आपका 6, ऑप्शन नंबर 3। Next is, which of the following is not an amendment made to the Airport Economic Regulatory Authority Amendment Act 2021? इनमें से कौन सा अमेंडमेंट एरा अमेंडमेंट एक्ट 2021 में नहीं किया गया है? ऑप्शन, द गवर्नमेंट कैन कॉल एनी एयरपोर्ट अ मेजर एयरपोर्ट जस्ट बाय नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन से ही बोल दिया कि ये एक मेजर एयरपोर्ट है। द गवर्नमेंट विल क्लब टुगेदर प्रॉफिट मेकिंग एंड लॉस मेकिंग एयरपोर्ट्स। प्रॉफिट मेकिंग एयरपोर्ट्स एक तरफ और लॉस मेकिंग एयरपोर्ट्स एक तरफ, क्लब कर दिया गया उनको। द गवर्नमेंट कैन ऑफर एयरपोर्ट्स एज अ पैकेज इन PPP मोड टू द पर्सपेक्टिव बिडर्स। A major airport is one which has an annual traffic of minimum 35 lakh passengers. तो इसमें से इरा ने जो अमेंडमेंट नहीं किया है वो है आपका a major airport is one, option number 4, in which has an annual traffic of minimum 35 lakh passengers. ये अभी तक अमेंडमेंट नहीं हुआ है। Next, which condition is also known as icterus, causing a yellowing of your skin and whiteness in your eyes? Option, ये तो इजी है, ऑप्शन इक्थायोसिस, जॉइंडिस, एक्जिमा और पेम्पीफुगस। तो स्किन येलो हो जाती है, आईज में वाइटनेस हो जाती है, वाइट्स हो जाती हैं आईज। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 विच इज जॉइंडिस। नेक्स्ट, अंडर द लीडरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज वॉज चित्तगोंग आर्मरी रेड कंडक्टेड? चित्तगोंग आर्मरी रेड जो है ये किसके अंडर हुई थी? अब ये जो रेड है आपकी ये हुई थी इन 18 अप्रैल 1930 को ये हुई थी। और ये जो चित्तगोंग जगह है ये करेंटली अभी कहाँ है? ये करेंटली अभी बांग्लादेश में है। जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, करेंटली अभी बांग्लादेश में है। और इसे किसने कंडक्ट कराया था? इसे कंडक्ट कराया था ऑप्शन नंबर 4 सूर्य सेन ने। ये वन ऑफ द लीडर थे INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये लीडर थे। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज गोविंद जी नृत्यनालय लोकेटेड? गोविंद जी नृत्यनालय कौन से स्टेट में लोकेटेड है? मणिपुर, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो ये लोकेटेड है आपका मणिपुर में, जिसका क्लासिकल डांस है मणिपुरी। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेशन इज डेडिकेटेड टू सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा टू थैंक देम फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ एंड फॉर ग्रांटिंग विशेस? वो कौन सा सेलिब्रेशन होता है जिसमें भगवान सूर्य को और उनकी वाइफ उषा को थैंक्स बोला जाता है ताकि आपने हमें अर्थ पे लाइफ दी है और खुशियाँ दी हैं? ऑप्शंस, मडई फेस्टिवल, छठ पूजा, विश्वकर्मा पूजा, सोरत सभा। तो ये जो फेस्टिवल है आपका इंग्लिश में ऐसे लिख दिया गया है, मतलब स्टेटमेंट में ऐसे लिख दिया गया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट जब आंसर आएगा तो होगा अरे ये तो सोचा ही नहीं था। एंड द आंसर इज छठ पूजा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ रुद्र दमन हैपेंड to be the first royal inscription of early India composed in chaste संस्कृत? अभी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपको अटेम्प्ट करना चाहिए तो अटेम्प्ट करिए। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं अटेम्प्ट करना, आपको ड्रॉप करना है, तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो, वो आपका कंप्लीटली कॉल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन happened to be the first royal inscription of early India composed in chaste संस्कृत? इनमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो फर्स्ट रॉयल इंस्क्रिप्शन है जो कि प्रॉपर संस्कृत में आपका कंपोज किया गया है? ऑप्शन है प्रयाग,
गिरनार, चिरान, महरौली। तो ये है आपका करेक्ट आंसर गिरनार। ये आपका प्रॉपर संस्कृत में कंपोज किया गया है। और अगर आप लोकेशन जानना चाहते हैं तो ये आपका लोकेटेड है इन गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट सदर्न कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी in 1307 to 08 AD was led to which of the following reasons? जो जो पहली पहली सदर्न कैंपेन थी अलाउद्दीन खिलजी की, वो कब थी? तो हमें ये भी पता चल गया, वो थी 1307 to 08 AD। और कौन से रीजन्स में थी? टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? ऑप्शन देवगिरी, वरंगल, द्वार समुद्र, मदुरा। तो ये थी आपकी ऑप्शन नंबर 1 देवगिरी में। कब थी? 1307 to 08। और ये कहाँ देवगिरी में कौन से रूलर रूल करते थे? ये कैपिटल थी यादव डायनेस्टी की, पता होना चाहिए आपको। ये कैपिटल थी यादव डायनेस्टी की। ठीक है। Next, what is the IUPAC name of टेरिटरी ब्यूटिल अल्कोहल? IUPAC नेम क्या है टेरिटरी ब्यूटिल अल्कोहल का? ऑप्शंस हैं 2 मिथाइल प्रोपोन 2ON, 1 प्रोपिल प्रोपोन 3ON। तो ऑप्शंस तो ऐसे हैं ही हैं। ठीक है। IUPAC नेम जो है इस अल्कोहल का, वो है ऑप्शन नंबर 1 which is 2 methyl propan 2OL। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इंटरेस्ट रेट और डिमांड फॉर मनी के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है? नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट, रिलेशनशिप ही नहीं होती है। इनवर्स होती है, डायरेक्ट होती है, प्रोपोर्शनेट होती है। तो इंटरेस्ट रेट और डिमांड फॉर मनी के बीच में आपकी इनवर्स रिलेशनशिप होती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, when electricity is passed through water, what kind of chemical reaction occurs? जब इलेक्ट्रिसिटी पानी से पास होती है तो कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है? ऑप्शन डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन। तो जब इलेक्ट्रिसिटी आपकी वाटर से पास होती है तो होता है डीकम्पोजिशन, ऑप्शन नंबर 1। Next, which music composer duo was honored with the National Lata Mangeshkar Award for the year 2020? किस म्यूजिक कंपोजर के ग्रुप, मतलब डियो मतलब दो लोग है ना, उनको नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड मिला था इन द ईयर 2020? ऑप्शन सचिन जिगर, जतिन ललित, सलीम सुलेमान, आनंद मिलिंद। तो ये मिला था ऑप्शन नंबर 4 आनंद मिलिंद को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर? इनमें से कौन सा फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? व्हीकल्स, इकोसिस्टम, ह्यूमंस, प्लांट्स। तो आपका इकोसिस्टम रिप्रेजेंट किया जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर की तरह। नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुंड और टंका यूज्ड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग? कुंड और टंका वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कौन से इंडियन स्टेट में यूज़ किया जाता है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो ये जो कुंड या फिर टंका है, ये आपका यूज़ किया जाता है इन द स्टेट ऑफ पिंक सिटी विच इज राजस्थान। नेक्स्ट, द इनॉग्रल मैच ऑफ द विमेन प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट वॉज प्लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्यूज? जो विमेन प्रीमियर लीग 2023 हुई थी वो कौन से जगह हुई थी? दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में। तो ये हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर 2 मुंबई में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया आपका कि इनमें से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, दे इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, they provide guidelines for the governance of the country, they are morally binding the government। तो इसमें से जो आपका सही नहीं है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो है ऑप्शन नंबर 2, दे आर जस्टिसेबल इन नेचर। ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट, at what latitude does the easterly jet stream blow over peninsular India during the summer months? कितने लैटिट्यूड पे जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है वो पेनिनसुलर इंडिया में आती है, ब्लो करती है इन द मंथ्स ऑफ समर? 24 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 14 डिग्री नॉर्थ, 28 डिग्री नॉर्थ। तो ये जो लैटिट्यूड विंड्स हैं ये आपकी 14 डिग्री नॉर्थ पे ब्लो करती हैं समर मंथ्स पे पेनिनसुलर इंडिया में।
Next, according to Census of India 2011, in rural India, which state has the maximum फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट? जो 2011 में सेंसस लिया गया था इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये आपका सबसे ज़्यादा है ऑप्शन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ वेरी हाई। Next, in 2021, which of the following states did the Prime Minister lay the foundation stone for the Raja महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी? 2021 में प्राइम मिनिस्टर ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन किस स्टेट में ये यूनिवर्सिटी बन रही है? इन शॉर्ट, ऑप्शन उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड। तो ये यूनिवर्सिटी आपकी यूपी स्टेट में हमारे पीएम ने 2021 में फाउंडेशन स्टोन ले किया था। नेक्स्ट, मद्रासा ओपनड इन कोलकाता टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ? मद्रसा कोलकाता में कब ओपन किया गया था सो दैट अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ की स्टडी बच्चों को दी जा सके? ऑप्शन 1772, 1783, 1781, 1774। तो 1781 में मद्रसा ओपन किया गया था कोलकाता में। और ये जो इसका नाम है, अगर किसी को जानना है तो फिर कैलकटा मद्रसा। और इसे किसने फाउंड किया था ये भी पता होना चाहिए आपको। इसके फाउंडर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इसको कैलकटा मद्रसा भी बोलते हैं। कैलकटा मद्रसा के साथ साथ इसको मद्रसा ई आलिया भी बोलते हैं। और इसे फाउंड किया था क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, सॉरी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे? ये गवर्नर जनरल थे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the constitution explains that the executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union, and the executive power of the union shall extend to the giving of such directions to a state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose? कौन से आर्टिकल में मेंशन है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो स्टेट की है वो प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उस प्रैक्टिस के साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की है वो भी प्रैक्टिस होनी, स्टेट या यूनियन की आपकी एग्जीक्यूटिव पावर प्रैक्टिस होनी चाहिए, और एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की है वो एक्सटेंड होनी चाहिए इन डायरेक्शंस में कि स्टेट उनको अप्लाई कर सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। ऑप्शंस कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है? आर्टिकल 261, आर्टिकल 247, आर्टिकल 257, आर्टिकल 123। तो ये आपका मेंशन है आर्टिकल 257 में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन करता है? ऑप्शन, इट इज़ अ न्यू स्ट्रेटजी इन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स स्पेशली व्हीट एंड राइस। नेक्स्ट, it is a new strategy to increase the share of the forest. Next, it is a new strategy to use green color for all purposes. Next, it is a new strategy to use only herbal products. तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है आपका करेक्टली कौन सा स्टेटमेंट डिफाइन करता है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? एग्रीकल्चर इनोवेशन था जो 1960s में हुआ था, जिसने इंक्रीज किया था प्रोडक्शन व्हीट और राइस का। उसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन बेस्ट फिटेड ऑप्शन है? एक बार पढ़िए, ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ अ न्यू स्ट्रेटजी इन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स स्पेशली व्हीट एंड राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the year 1952, who among the following lent his voice for the film Amar Bhupali, which was being produced in 2 languages simultaneously and is sang in both Bengali and Marathi? 1952 में एक मूवी शूट की गई थी अमर भूपाली। उसमें ये मूवी आपकी 2 लैंग्वेजेस में आई थी, बंगाल एंड मराठी में। तो किसने अपनी वॉइस दी थी इस मूवी में? ऑप्शन
सॉन्ग में, मतलब किसने अपनी वॉइस दी थी सॉन्ग के लिए इस मूवी में, अमर भूपाली में? ऑप्शन है किशोर कुमार, हेमंता मुखर्जी, देवव्रता विश्वास, मन्ना दे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, मन्ना दे। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डज द हॉट विंड लू ब्लो? हॉट विंड लू कौन से इंडिया के पार्ट में ब्लो करती है? ऑप्शन वेस्ट एंड साउथ वेस्टर्न, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ एंड साउथ वेस्टर्न। ये ब्लो करती है आपकी नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न में। Next, the government of which of the following states created a draft policy in 2022 for senior citizens on the basis of Article 41, which aims to form a directorate for the welfare of senior citizens? Article 41 में ये तो mention है कि senior citizens के welfare के लिए ये article बना हुआ है। किस state ने draft policy 2022 में senior citizens के लिए पेन डाउन किया था ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 41? कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। तो ये स्टेट है आपका तमिलनाडु, जिसने ये ड्राफ्ट पॉलिसी 2022 में बनाया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस का अमेंडमेंट बिल 2021 में लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 27 सितंबर, 30 नवंबर, 29 मार्च, 28 अप्रैल। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था आपका 30 नवंबर 2021 में। नेक्स्ट, एट विच ओलंपिक्स डिड गगन नारंग विन अ ब्रॉन्ज मेडल? गगन नारंग को ब्रॉन्ज मेडल कौन से ओलंपिक्स में मिला था? लंदन 2012, रियो 2016, एथेंस 2004, बीजिंग 2008। तो गगन नारंग को ब्रॉन्ज मेडल मिला था मेंस 10 मीटर एयर राइफल में, और ये लंदन 2012 ओलंपिक्स में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस अ सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस? सब्सिडियरी अलायंस का सिस्टम किसने डिवाइस किया था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डेलहाउसी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड वेलेस्ली ने डिवाइस किया था। और ये कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे फ्रॉम 1798 to 1805. Next, at which Olympics was खो-खो featured in an exhibition in the main stadium? कौन से ईयर के ओलंपिक्स में खो-खो फीचर हुआ था इन द मेन स्टेडियम एग्जीबिशन? 1936, 1932, 2008, 2016। तो ये आपका बर्लिन ओलंपिक्स में फीचर हुआ था। बर्लिन ओलंपिक्स में फीचर हुआ था इन द ईयर 1936। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? और पहला है फैट एंड ऑयल गेट रिड्यूस्ड ओवर टाइम एंड स्मेल बैड। फैट और ऑयल अपने आप ही टाइम के साथ कम हो जाता है और बैड स्मेल करने लगता है। ऑप्शन 2, फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, दे बिकम रैंसिड। ऑप्शन नंबर 3, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर 4, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग रैंसिड। तो इसमें से जो ऑप्शन इनकरेक्ट है आपका वो है ऑप्शन नंबर 1, टाइम के साथ फैट और ऑयल रिड्यूस नहीं होता है। ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, हॉट लोकल विंड दैट फ्लोज ओवर नॉर्थ इंडिया इन समर इज नोन एज। अभी हमने इसी से सिमिलर क्वेश्चन एक पहले किया था जिसमें हमें ये बताना था कि जो लू है कौन से इंडिया के पार्ट्स में फ्लो करती है। मैंने आंसर बता दिया, सॉरी। हॉट लोकल विंड दैट फ्लोज ओवर नॉर्थ इंडिया इन समर इज नोन एज लू, चिनूक, मैंगो शावर्स, पुरगा। तो इट इज नोन एज लू, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, नुआखाई इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार। नुआखाई कौन से स्टेट का स्टेट फेस्टिवल है? ये है आपका उड़ीसा का स्टेट फेस्टिवल नुआखाई। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स providing of any religious instructions in the educational institutions maintained by the state? कौन सा आर्टिकल आपका कहता है कि आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन स्कूल्स या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप नहीं डायरेक्ट डिलीवर कर सकते हो बच्चे को? आर्टिकल 29, आर्टिकल 28, आर्टिकल 30, आर्टिकल 31। ये मेंशन है आपके आर्टिकल नंबर 28 में, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया अ मार्जिनल वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर। जो डेफिनेशन है सेंसस ऑफ इंडिया की उसके अकॉर्डिंग मार्जिनल वर्कर कितना दिन वर्क करता है। ऑप्शन 1, लेस देन 183 डेज और 6 मंथ्स इन अ ईयर, मोर देन 183 डेज और 6 मंथ्स इन अ ईयर, 8 मंथ्स इन अ ईयर, 83 डेज इन अ ईयर। तो ये आपका वर्क करता है लेस देन 183 डेज और 6 मंथ्स इन अ ईयर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द नए भारत के सपने कैंपेन लॉन्च्ड बाय मेटा एंड द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन। नए भारत के सपने ये कैंपेन है जो मेटा और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ने मिल के लॉन्च किया था, और इसका जो इस कैंपेन को अमृत जनरेशन कैंपेन भी बोला गया था। और इसका गोल ये था कि जो यंग लोग हैं उनको अपने ड्रीम्स शेयर करना और एस्पिरेशंस जो हैं उनके फ्यूचर की, वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर अमृत जनरेशन कैंपेन या फिर नए भारत के सपने का गोल था। और ये आपकी लॉन्च हुई थी इन द ईयर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द पावर टू रूल इंडिया ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। अब कौन से एक्ट में जो आपकी ये पावर होती है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रूलिंग पावर ख़त्म होके ब्रिटिश क्राउन को पावर मिल गई थी, वो कौन से एक्ट में हुआ था? ऑप्शन, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में मेंशन है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ट्रांसफ़र हो गई थी ब्रिटिश क्राउन को। उसके साथ ही साथ बाकी एक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो भी हम देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसका ऑब्जेक्टिव था कि टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अब यहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इस्टेब्लिश किया, और कौन थे वो? वॉरेन हेस्टिंग्स। सुप्रीम कोर्ट बनाया कहाँ पे? कैलकटा में। और करप्शन को कम करना चाहा कंपनी ऑफिशियल्स के बीच में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के क्या हाइलाइट्स थे? जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में प्रॉब्लम आई वो उन्होंने यहाँ कवर करने की कोशिश करी, और कंपनी अफेयर्स को ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल के अंडर लाना चाहा। उसी के साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर्म हुए ताकि पॉलिटिकल अफेयर्स देखे जा सकें, और कंपनीज कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस के बीच में डिफरेंसेस किए गए। चार्टर एक्ट 1813, सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स हम देखेंगे। चार्टर एक्ट 1813, क्योंकि दो चार्टर एक्ट्स हैं, एक 1813 एक 1833। तो 1813 में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिन्यू किया था चार्टर और मोनोपोली रिड्यूस कर दी थी, और कंप्लीटली एंड ही कर दिया था, एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ही एंड कर दी गई थी। सिर्फ टी और ओपियम में आप ट्रेड कर सकते थे, और क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया था कि आप अपना रिलीजन इंडिया में बढ़ा सकते हैं। फिर चार्टर एक्ट 1833 में एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्दर रेगुलेट किया गया, जिसकी वजह से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड हो गया, कमर्शियल फंक्शंस और प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी सब कुछ खत्म हो गया। फिर आपका आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिस पे हमारा ये क्वेश्चन था पीछे वाला, जिसमें आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी जो पावर्स थी वो ट्रांसफ़र हो गई ब्रिटिश क्राउन को। अब इसके ट्रांसफ़र होने की वजह से क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र हो गया इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन आफ्टर द 1857 रिवोल्ट के बाद। अब यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इस्टेब्लिश हो गया। ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया इंडियन टेरिटरीज़ का, और डुअल गवर्नमेंट सिस्टम एबॉलिश हो गया, ख़त्म हो गया। फिर आया आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें इंट्रोड्यूस किया गया लिमिटेड पार्टिसिपेशंस ऑफ इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, और इसी के साथ साथ इंडियंस को नॉमिनेट भी किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और पोर्टफोलियो सिस्टम फॉर एग्जीक्यूटिव वर्क भी इनिशिएट किया गया।
नेक्स्ट है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, पहला था 1861 में, फिर 1892। इसका ऑब्जेक्टिव था एक्सपेंशन एंड द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल आपकी 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट में मेंशन हुआ था कि इंडियंस कैन बी नॉमिनेटेड, अब यहाँ पे उसका एक्सपेंशन दिखेगा इस काउंसिल एक्ट में। एक्सपेंशन के साथ साथ बजट पे डिस्कशन स्टार्ट हो गया और इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया। फिर आता है आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बोला जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव था टू एड्रेस ग्रोइंग इंडियन डिमांड्स फॉर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इंडियंस के बीच डिमांड बढ़ गई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स का फॉर मुस्लिम्स, और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एक्सपैंड किया गया। फिर आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसने इंट्रोड्यूस किया सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट्स को, और क्या इंट्रोड्यूस किया, डायरेक्ट ही इंट्रोड्यूस किया प्रोविंसेस में, जिसमें सब डिवीज़न हो गया सब्जेक्ट्स इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड कैटेगरीज में, और इंडियंस को इंक्रीज किया गया रिप्रेजेंटेशन के लिए इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर उसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन द ईयर 1935। इसने फ्रेमवर्क दिया इंडिया के सेल्फ गवर्नेंस पावर को। इसने इंट्रोड्यूस किया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और इस्टेब्लिश किया बाई कैरमल लेजिस्लेचर इन प्रोविंस। इंडिया में आपने देखा होगा बाई कैरमल है जो आपका सिस्टम है, लोकसभा राज्यसभा, ये वाला सिस्टम, ठीक है। प्रपोज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन का इस्टेब्लिशमेंट प्रपोज किया गया, जो कि कभी इफेक्ट में आ नहीं पाया। नेक्स्ट है आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडिपेंडेंस, इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन हो गया, ब्रिटिश रूल इंडिया में ख़त्म हो गया, टू इंडिपेंडेंस डोमिनेंस हो गए इंडिया और पाकिस्तान के। प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन, प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया कि इधर आप डोमिनियन ज्वाइन करिए या फिर इंडिपेंडेंट आप बने रहिए, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे। आई होप एक क्विक रिवीजन हो गया होगा। प्लीज़ ये एक्ट्स देख लीजिएगा। हिस्ट्री में इन एक्ट से क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन डेवलप्ड इन 1952? कौन सी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है जो डेवलप हुई थी इन द ईयर 1952? ऑप्शंस हैं आपके सैल्क वैक्सीन, इम्वेनेक्स वैक्सीन, एचडीसीवी वैक्सीन, टैब वैक्सीन। तो जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है 1952 में डेवलप हुई थी, ये है आपकी ऑप्शन नंबर 1 सैल्क वैक्सीन, ये आपका करेक्ट आंसर है। जो नेक्स्ट है इम्वेनेक्स वैक्सीन, ये आपकी प्रिवेंशन करती थी मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स से। नेक्स्ट जो वैक्सीन है आपकी एचडीसीवी वैक्सीन, ये ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन इसका फुल फॉर्म, और ये रेबीज प्रिवेंशन करती थी। नेक्स्ट है आपकी टैब वैक्सीन। टैब वैक्सीन आपकी टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड फीवर्स के लिए थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द 5-year प्लान फोकस मोस्टली ऑन प्राइवेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। द 5-year प्लान ऑलवेज फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। द 5-year प्लान परमिट्स लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। अ 5-year प्लान ऑलवेज स्ट्रेसेस मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज। तो जो 5-year प्लान है आपका, वो मतलब मल्टीपल ईयर्स में हुआ है। तो इसमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट है कि 5-year प्लान जो है ये लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमी। उसी के साथ साथ फर्स्ट 5-year प्लान कौन से ईयर में हुआ था? फर्स्ट 5-year प्लान 1951 to 56 में हुआ था, जिसको प्रेजेंट किया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने, और ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था? हेरोड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। सेकंड 5-year प्लान कब आया था? सेकंड 5-year प्लान आया था 1956 to 61 में, जिसमें आपका रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था और पब्लिक सेक्टर भी ग्रो हुआ था, और ये ड्राफ्ट और प्लान हुआ था किसके लीडरशिप के अंडर? पीसी महालनोबिस लीडरशिप के अंडर। फिर थर्ड 5-year प्लान कब आया था? 1961 to 66, जिसमें आपकी एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया था और इम्प्रूवमेंट इन दी
प्रोडक्शन ऑफ वीट, और उसी के साथ साथ पंचायत इलेक्शन भी इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो पंचायत इलेक्शन कौन से 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किए गए थे? आपके थर्ड 5 ईयर प्लान, ये जो 1961 टू 66 वाला प्लान है, इसमें आपके पंचायत इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए थे। फिर आता है आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान आपका था 1969 टू 74 में। फोर्थ 5 ईयर प्लान कब आया था? 1969 टू 74 के बीच में। इसके बीच वाला ईयर जो है उसका क्या हुआ, मतलब 1966 टू 69 का, वो प्लान्ड हॉलीडेज एनुअल प्लान्स में चला गया, वो फेलियर था थर्ड प्लान का, तो उसको छोड़ दिया गया। फिर आया फोर्थ 5 ईयर प्लान जो कि 1969 टू 74 में था। इसने आपका टारगेट किया था 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था और ग्रीन रेवोल्यूशन पे फोकस किया था, और ये हुआ था इन द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। फिर आता है आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो कि कंटिन्यू हो जाता है इसी में 1974 टू 79, जिसने फोकस किया था गरीबी हटाओ पे, पॉवर्टी रिमूवल एंड सेल्फ रिलायंस पे। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया था इसी फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। और 1978 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिए थे ये प्लान, जिसकी वजह से 1978 में फिर ब्रेक आया, और 1979 टू 1980 को रोलिंग प्लान बोला जाता है। रोलिंग प्लान इसलिए बोला जाता है क्योंकि जनता गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था और रिमूव कर दिया था कांग्रेस गवर्नमेंट को 1980 में। फिर आएगा आपका सिक्स्थ 5 ईयर प्लान जो 1985 टू 1990 होगा, जिसने फोकस किया था फूड ग्रेन प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट पे, और हाई एग्रीकल्चर और ओवरऑल ग्रोथ पे। फिर अगेन प्लान हॉलीडेज हो गई फ्रॉम द ईयर 1990 टू 1992। फिर 1992 टू 1997 आता है एट्थ 5 ईयर प्लान, जिसने इंट्रोड्यूस किया था रिफॉर्म्स टू कॉम्बैट इकोनॉमिक इश्यूज और यूनिवर्सल एजुकेशन और इलिटरेसी हटाओ, इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी। फिर नाइन्थ 5 ईयर प्लान 1997 टू 2002, और ये फोकस करता है आपका ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी पे, और एग्रीकल्चर को प्रायोरिटाइज किया था। उसी के साथ साथ सेफ ड्रिंकिंग को प्रोवाइड किया था, वाटर सेफ प्रोवाइड किया था, एजुकेशन, शेल्टर, फूड और नेशनल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लोगों को इंश्योर की गई थी। टेंथ 5 ईयर प्लान 2002 टू 2007 में आया था, जिसने जीडीपी ग्रोथ पे टारगेट किया था। उसी के साथ 11th 5 ईयर प्लान 2007 और 2012 में आया था, जिसने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये है आपके प्लान्स। उसी के बाद 2000 लास्ट जो था 2012 टू 2017, ये प्लान था आपका। इस प्लान ने आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात की थी, और 25 करोड़ मॉनिटरेबल टारगेट्स इसने किए थे, इंक्लूडिंग सेट किया था कि 25 करोड़ मॉनिटरेबल टारगेट्स होने चाहिए। उसी के साथ जीडीपी ग्रोथ, मैन्युफैक्चरल ग्रोथ, एजुकेशन, पॉवर्टी रिडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोर पे फोकस किया था। तो ये एक जस्ट आपको ईयर पता होने चाहिए, क्योंकि किसी भी ईयर से वो उठा के कुछ भी रैंडम क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो ये था एक ईयर शॉर्ट में ब्रीफिंग आपको। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियन रेलवेज नेटवर्क अकॉर्डिंग टू द रेलवे ईयरबुक 2019 टू 20। इंडियन रेलवेज नेटवर्क का लेंथ कितना है अकॉर्डिंग टू रेलवे ईयरबुक 2019 टू 20? ऑप्शन 67,956 किलोमीटर, 1,604 किलोमीटर, 63,950 किलोमीटर, 2,402 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 67,956 किलोमीटर। नेक्स्ट, इन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना द कॉस्ट ऑफ यूनिट असिस्टेंस इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द डैश रेशियो इन प्लेन एरियाज। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है उसमें जो यूनिट दी जाती है लोगों को, यूनिट असिस्टेंस, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में किस रेशियो में शेयर की जाती है? 60:40, 40:60, 90:10, 30:70। ये शेयर की जाती है 60:40 के रेशियो में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, सिला पट्टिकरम, ये एक ज्वेल्ड एंकलेट होता है, और
Jeweled Anklet ये एक पोयम है. The earliest epic poem in Tamil was written in 5th to 6th century by which person? Option Tolkappiyar, Ilango Adigal, Sittalai Satanar, तिरुमली साई अलवर. तो सिलापत्तिकरम जो ये आपकी पोयम है ये लिखी है इलांगो अदिगल ने. हु वॉज द पर्सन? ही वॉज द तमिल पोएट एंड अ जैन मॉन्क. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रिस्टल प्लेट ऑन अर्थ विद एन एरिया ऑफ ओवर दिस एरिया? ऑप्शन साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट. तो जो आपकी लार्जेस्ट क्रिस्टल प्लेट है ऑन अर्थ वो है आपकी पैसिफिक प्लेट विद एन एरिया ऑफ दिस मच. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज अ पद्मश्री अवॉर्डी फोक सिंगर फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? इनमें से किसको पद्मश्री अवार्ड मिला है? एंड द पर्सन बिलोंग्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ यूपी एंड राउंड फॉर द इन विच सिंगिंग फील्ड? फोक सिंगर. इला अरुण, अजीता श्रीवास्तव, गुरमीत बावा, तीजन बाई. तो ये अवार्ड मिला है आपका अजीता श्रीवास्तव को. ऑप्शन नंबर 2, बिलोंगिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ यूपी एंड रिनाउंड सिंगर एज फोक सिंगर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वन द फर्स्ट मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी? किस कंट्री ने फर्स्ट मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? जापान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान. तो ये जीता है आपका इंडिया ने. ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स नीड्स फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमिक प्रोसेस? किस गुड को फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस लगता है इकोनॉमिक प्रोसेस में? ऑप्शन कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स. तो आपके जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इनको फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन लगता है इकोनॉमिक प्रोसेस में. Next, in which of the following states in नृत्यग्राम and ओडिसी डांस इंस्टीट्यूशन लोकेटेड? कौन से स्टेट में नृत्यग्राम जो कि ओडिसी डांस इंस्टीट्यूशन है लोकेटेड है? केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र. तो ये लोकेटेड है आपका इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, who among the following was the youngest instrumentalist to be awarded the Padma Bhushan, the third highest civilian award of India in 2002? जो पद्म भूषण आपका थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो किस यंगेस्ट इंस्ट्रूमेंट प्लेयर को मिला था इन द ईयर 2002? ये आपका ऑप्शन पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. ये आपका उस्ताद जाकिर हुसैन को मिला था यंगेस्ट इंस्ट्रूमेंट प्लेयर. नेक्स्ट, हु वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर? ड्यूरिंग द रूलिंग ऑफ अकबर, जब अकबर का शासन था तो उनके रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे? ऑप्शन टोडरमल, अब्दुल रहीम, मुल्ला दो पियाजा, तानसेन. तो उनके रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल. ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन शोज द माइटोकॉन्ड्रियंस स्ट्रक्चरल डिटेल्स? इनमें से कौन से स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चरल डिटेल्स इलस्ट्रेट हो रहा है? 1 2 3 4 ABCD. तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है ऑप्शन नंबर बी, ये वाला डायग्राम. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेट चेन एल्किल कार्बोक्सिलिक एसिड विद द केमिकल फॉर्मूला CH3CH2CH2CO2H? ऑप्शन मिथेनोइक एसिड, प्रोपोनिक एसिड, इथेनोइक एसिड, ब्यूटरिक एसिड. सो ये आपका केमिकल फॉर्मूला है फॉर ऑप्शन नंबर 4 ब्यूटरिक एसिड. नेक्स्ट, आर्टिकल 77 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डैश. आर्टिकल 77 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सी चीज़ पे बात करता है? वाइस प्रेसिडेंट के टर्म ऑफ ऑफिस पे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे, ओथ ऑफ ऑफिस बाय द वाइस प्रेसिडेंट, कंडक्ट ऑफ बिजनेस बाय द ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो आर्टिकल 77 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वाइस प्रेसिडेंट से तो रिलेट ही नहीं करता है कहीं पे, वो डायरेक्ट GOI कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डील करता है. Next, the Muslim Women Act 2019 deals with subsistence allowance in which of the following sections? जो मुस्लिम विमेन एक्ट था 2019 का वो कौन सी चीज़ पे डील करता है, कौन से सेक्शन पे डील करता है? ये प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिजेस पे बात करता है आपका ये एक्ट. सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 एंड लास्ट वन सेक्शन 4 ये मेंशन है आपके सेक्शन नंबर 5 में.
तो ये आपका था रिवीजन का सीरीज़ का पार्ट 1। अगर आपको आर्टिकल का वीडियो इन डिटेल देखना है या फिर और किसी टॉपिक का, तो प्लेलिस्ट आपको वीडियो के एंड स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।